पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने 4 पोकेमॉन्स का यूज करके विलियम को डिफीट कर देता है और इसके बाद अलास्का 100 पोकेमॉन ट्रेनर्स को कलेक्ट कर लेती है और क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। रजिस्टर करते हुए ऐश को पता चलता है कि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन टूर्नामेंट होने वाला है जिसके लिए वो चार्जार्ड को सेलेक्ट कर लेता है। अगले दिन सुबह क्वेस्ट होना था जिसके लिए ऐश लेट हो जाता है और वो स्टेडियम पहुंचकर देखता है कि ऑलरेडी रेड एक पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट कर रहा है। बट ऐश लेट नहीं हुआ है, उसकी बैटल अभी भी बाकी है। आगे जाके ऐश और उसका अपोनेंट बैटलफील्ड में आ जाते हैं। ऐश को याद आता है कि उसने इस पोकेमॉन ट्रेनर को कभी तो देखा है। अब आगे ऐश बोलता है क्या तुम एजे हो? अपोनेंट बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एजे हूँ। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि एजे यहाँ पर कैसे पहुंचा। सहीना बोलते हैं कि ऐश इस पोकेमॉन ट्रेनर को कैसे जानता है और ये कौन है। मिस्टी बोलती है कि जब ऐश ने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करी थी तो वो कैंटो में एजे नाम के पोकेमॉन ट्रेनर से मिला था जिसने लगातार 99 बैटल जीती थी बिना हारे और उसके पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो अपने सारे पोकेमॉन्स को कड़ी ट्रेनिंग दिया करता था एंड फिर वो आगे जाके ऐश को भी डिफीट कर देता है जिससे उसकी विनिंग स्ट्रीक 100 हो जाती है। यही उसका गोल था एंड इसके बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है एंड उसके बाद ऐश डायरेक्टली एजे से यहाँ पर मिल रहा है। सहीना बोलती है कि क्या 100 की विनिंग स्ट्रीक, ये तो अनबिलीवेबल है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एजे अब कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐश बोलता है एजे तुम्हें इतने दिन बाद देखकर अच्छा लगा। एजे बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया हूँ। क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने इजीली तुम्हें डिफीट कर दिया था? ऐश बोलता है कि हाँ मुझे याद है। एजे बोलता है बढ़िया, मैं उसी तरह से इस बार भी तुम्हें डिफीट करने वाला हूँ एंड अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू करूंगा। ऐश स्माइल करता है और बोलता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका हूँ। उस टाइम मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। एजे बोलता है कि मैं भी अब और ज्यादा इम्प्रूव हो चुका हूँ। रेफरी बोलता है कि बैटल बाद में करना, पहले बात कर लेते हैं। ये एक 1-on-1 बैटल होने वाली है जहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने रजिस्टर किए हुए फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को यूज करेंगे और जिसका पोकेमॉन पहले हारता है वह एलिमिनेट हो जाएगा और जो ट्रेनर जीत जाता है वो आगे प्रोसीड कर सकता है। बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश जानता था कि उसको किस पोकेमॉन का यूज करना है। वो पोकेबॉल निकालता है और बोलता है चार्जार्ड जाओ। एजे भी अपने पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि हमने इसके लिए काफी टाइम से वेट किया है। यही वो मोमेंट है जहाँ पर हमें बाजी मारनी होगी और इस बैटल को जीतना होगा। जाओ गैराडोस। सभी लोग गैराडोस को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि आखिर एजे ने गैराडोस को कैसे चूज किया जबकि एक फ्लाइंग टाइप टूर्नामेंट है और गैराडोस एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं है। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है एजे शायद तुम भूल रहे हो कि गैराडोस एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं है और तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। एजे स्माइल करता है और ऐश कंफ्यूज हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि गैराडोस असलियत में एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। मिस्टी और सहीना शॉक होकर ब्रॉक की तरफ देखते हैं और ब्रॉक बोलता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, गैराडोस एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। मिस्टी बोलती है कि मेरा अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन गैराडोस है और आज तक मैं सोचती थी कि वो एक वाटर और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि उसके पास फ्लाइंग टाइपिंग है। रेफरी बोलता है कि दोनों ही पोकेमॉन फेयर है, बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश को समझ में नहीं आता है कि एजे आखिर कैसे गैराडोस को यूज कर सकता है पर बैटल स्टार्ट हो जाती है। एजे अपने गैराडोस को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है जिसको चार्जार्ड डॉज कर लेता है और यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का जिसके काउंटर में गैराडोस वाटर गन अटैक यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। मिस्टी बोलती है कि हम एजे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, खासकर जबकि गैराडोस के पास एडवांटेज है। ऐश को संभल कर खेलना होगा। एजे अपने गैराडोस को ट्विस्टर अटैक यूज करने बोलता है जिसका काउंटर चार्जार्ड फायर स्पिन अटैक के साथ करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी बड़ा टॉर्नेडो बन जाता है जो कि बैटलफील्ड के बीच में आ गया था। चार्जार्ड अपने विंग का यूज करके उस टॉर्नेडो को गैराडोस की तरफ मोड़ देता है जिससे वो धीरे धीरे गैराडोस की तरफ बढ़ता है पर जैसे वो गैराडोस के पास आ जाता है गैराडोस यूज करता है ड्रैगन टेल का जिससे वो टॉर्नेडो खत्म हो जाता है। ऐश बोलता है कि मानना पड़ेगा एजे, तुम्हारे गैराडोस को अच्छी ट्रेनिंग मिली है। एजे बोलता है थैंक यू ऐश, अभी भी मेरे ट्रेन करने का तरीका वही है जो कि कैंटो रीजन में था, इसीलिए अभी भी मेरे सारे पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड फायर ब्लास्ट का यूज करो। इसके काउंटर में गैराडोस यूज करता है आइस बीम अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट फायर ब्लास्ट कहीं ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते ओवर पावर करते हुए वो गैराडोस के ऊपर लग जाता है और गैराडोस को डैमेज पड़ता है। एजे बोलता है कि गैराडोस क्या तुम ठीक हो? गैराडोस अपना सर हिलाता है और इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को विंग अटैक यूज करने बोलता है। वो गैराडोस के पास पहुंच जाता है और तभी एजे अपने गैराडोस को बोलता है कि अपने टेल का यूज करके चार्जार्ड को पकड़ लो। गैराडोस बिल्कुल ऐसे ही करता है जिससे चार्जार्ड फंस जाता है और अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि इससे ऐश को दिक्कत हो सकती है। एजे ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज किया है। एजे बोलता है कि गैराडोस बहुत बढ़िया, अब हाइड्रो पंप का यूज करो। अब क्योंकि गैराडोस ने चार्जार्ड को पकड़ रखा था इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाता और गैराडोस एक काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रो पंप का यूज करता है एंड ये सुपर इफेक्टिव अटैक डायरेक्टली चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है जिससे चार्जार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। एजे बोलता है कि गैराडोस हमें चार्जार्ड को मौका नहीं देना है उठने का, अभी ड्रैगन टेल का यूज करो। गैराडोस चार्जार्ड के पास पहुंच जाता है और चार्जार्ड अभी भी नहीं उठा था।
मिस्टी बोलती है कि ये तो चार्जार्ड और ऐश दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। gyarados चार्जार्ड को मौका नहीं देना चाहता। ऐसा लग रहा था कि चार्जार्ड के ऊपर यह अटैक लग जाएगा, पर चार्जार्ड ने gyarados को आते हुए देख लिया था, जिसके चलते वो भी ड्रैगन टेल अटैक का यूज कर देता है और दोनों अटैक टकरा जाते हैं। एंड यहाँ पर चार्जार्ड का अटैक ज्यादा पॉसिबल साबित होता है, जिसके चलते gyarados पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। एजे बोलता है कि gyarados क्या तुम ठीक हो, पर gyarados कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड अब हमारी बारी है, काफी स्ट्रॉन्ग ओवरहीट अटैक का यूज करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है और ये अटैक जाकर gyarados के ऊपर लग जाता है, जिससे gyarados को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और एक एक्सप्लोजन हो जाता है। जब धुआं उठता है तो देखने को मिलता है कि gyarados अब काफी ज्यादा वीक हो चुका है, पर वो खड़े होने की कोशिश करता है। रेफरी और ऐश दोनों का ध्यान gyarados की तरफ होता है। एजे बोलता है कि gyarados तुम कर सकते हो और इसके बाद gyarados खड़े हो जाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। एजे बोलता है कि gyarados बहुत बढ़िया, अब आइस बीम अटैक का यूज करो। चार्जार्ड इसके लिए पूरी तरह से रेडी था, वो इसको काउंटर करता है फ्लेम थ्रोअर के साथ, जिससे आइस बीम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सैना बोलते हैं कि ऐश का चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, बट वो मेगा एवोल्यूशन में जाकर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहाँ पर उसको डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेरे अकॉर्डिंग ऐश को अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर लेना चाहिए। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, बट अभी तक मैंने इस क्वेस्ट के अंदर किसी भी ट्रेनर को फेनोमेना यूज करते हुए नहीं देखा है। शायद शुरू में फेनोमेना यूज करना अलाउड नहीं है। बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन रेज अटैक यूज करने बोलता है, जिसको gyarados ड्रैगन टेल का यूज करके वापस चार्जार्ड के पास भेज देता है और चार्जार्ड उस अटैक को डॉज कर लेता है। एजे बोलता है कि gyarados मैं इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, चलो चार्जार्ड को खत्म कर देते हैं, हाइपर बीम का यूज करो। gyarados अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि हाइपर बीम का यूज कर देता है, जिसको चार्जार्ड काउंटर करता है। फायर ब्लास्ट अटैक के साथ दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है और स्मोक हटने के बाद देखने को मिलता है कि gyarados बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, पर चार्जार्ड अभी भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे कि वो बैटल के स्टार्टिंग में था। ये देखकर एजे पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे चार्जार्ड का डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐश बोलता है कि नहीं, तुम गलत हो। एजे को समझ में नहीं आता है कि ऐश क्या बोलना चाह रहा है और तभी ऐश बोलता है कि मेरा चार्जार्ड का सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि अटैक भी अच्छा है। चार्जार्ड अभी साइज़मिक टॉस का यूज करो और इस बैटल को खत्म कर दो। एजे बोलता है कि gyarados तुम्हें उठना होगा, यह अटैक तुम्हारे ऊपर लगना नहीं चाहिए। धीरे धीरे चार्जार्ड gyarados की तरफ बढ़ रहा होता है और gyarados चार्जार्ड को देख लेता है। वो उठने की कोशिश करता है, पर चार्जार्ड की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते वो gyarados को पकड़ लेता है और आसमान में लेके चले जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड बहुत बढ़िया, अब साइज़मिक टॉस का यूज कर दो। वो gyarados को गोल गोल घुमाता है और काफी तेजी से जमीन के ऊपर फेंक देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। चार्जार्ड ऐश के पास आके खड़े हो जाता है और अब उनको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का वेट करना था। धीरे धीरे स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि gyarados जमीन पर गिरा हुआ था। सभी का ध्यान gyarados पर था। तभी रेफरी बोलता है कि gyarados अब आगे लड़ नहीं सकता। इस बैटल का विनर ऐश और उसका चार्जार्ड है। ऑडियंस ऐश और चार्जार्ड सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट वहीं पर दूसरी तरफ एजे डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और सैड हो जाता है। वहीं पर ऐश बोलता है चार्जार्ड तुमने कर दिखाया, हम अगले राउंड में जा चुके हैं। बट तभी ऐश एजे को नोटिस करता है और वो उसके पास जाता है। ऐश बोलता है एजे ये कोई सैड होने वाली बात नहीं है, तुमने और gyarados ने काफी अच्छी बैटल करी है और शायद ही कोई मेरे चार्जार्ड को इतनी अच्छी टक्कर दे पाया होगा। एजे बोलता है बट मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया। मैंने और gyarados ने साथ मिलकर प्रॉमिस किया था कि हम इस टूर्नामेंट को जीत कर ही वापस आएंगे, बट अब मुझे सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में तुम डेफिनेटली कर लोगे। इससे एजे को मोटिवेशन मिलती है और वो खड़े होकर ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है कि थैंक यू ऐश, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब क्योंकि ऐश की बैटल खत्म हो चुकी थी, ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी स्टेडियम में आ जाते हैं और वो हर बार की तरह ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। इसके बाद कमेंटेटर बोलता है कि अब ऐश टॉप 50 राउंड में चला गया है, सारे राउंड कंटिन्यू होने वाले, इनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा और फाइनल तक ये टूर्नामेंट चलते रहेगा। ये सुनकर ऐश बोलता है क्या इसका मतलब मुझे ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिलने वाला? ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद सभी लोग बैठकर बाकी बची हुई बैटल देखते हैं, जहाँ पर सिंथिया की बैटल आ जाती है एंड वो भी वन हिट नॉकआउट कर देती है अपने अपोनेंट को। मिस्टी बोलती है कि रेड और सिंथिया दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, दोनों ने अपने अपोनेंट को वन हिट नॉकआउट किया है। ऐश के लिए इनको डिफीट करना काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि मिस्टी ये मत भूलो कि ऐश ने ऑलरेडी इनको एक बार डिफीट कर रखा है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर सिंथिया के अगेंस्ट बैटल में ऐश के पिकाचू ने मेन रोल प्ले किया था, जिसको ऐश इस टूर्नामेंट में यूज नहीं कर सकता। वहीं पर रेड के खिलाफ बैटल में आर्सेनस ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था, जो कि करंटली ऐश के पास नहीं है, जिससे ऐश को एक डिसएडवांटेज मिल जाता है और ये डेफिनेटली ऐश के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। सैना बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। धीरे धीरे करके सारी बैटल हो जाती है और फाइनली फर्स्ट राउंड एंड होता है। कमेंटेटर बोलता है कि फर्स्ट राउंड के एंड में अब हमें टॉप 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स मिल गए हैं और सबका नाम एक एक करके बोलता है।
अब क्योंकि इस टूर्नामेंट में कोई भी ब्रेक नहीं था, इसीलिए मैचअप अनाउंस किए जाएंगे और डायरेक्टली सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग मैचअप के अनाउंस होने का वेट कर रहे थे और तभी स्क्रीन पर मैचअप दिखाए जाते हैं। ऐश अपना नाम ढूंढता है, मिस्टी को ऐश का नाम दिखता है और वो बोलती है कि इस बार तुम्हारी बैटल एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होने वाली है। देखना होगा कि वो कौन से पोकेमॉन का यूज करता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के लिए नॉर्मल से ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ऑब्वियसली यही है कि इस वर्ल्ड के पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेकंड ये है कि ऐश ने उससे कभी भी बैटल नहीं करी होगी, जिसके चलते ऐश को डिफिकल्टी आने वाली है। सहीना बोलती है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, और पिछले बैटल में हमने देखा कि ऐश का चार्जार्ड gyarados के सामने स्ट्रगल कर रहा था। नॉर्मली वो सारे पोकेमॉन्स को 1 या फिर 2 हिट में डिफीट कर देता है। पता नहीं उसको अचानक से क्या हुआ, ये बातें चली रही होती है कि तब ऐश को पता चलता है कि थर्ड बैटल उसी की है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, उसको जल्दी से बैटलफील्ड में जाना था। फर्स्ट और सेकंड बैटल हो जाती है। थर्ड बैटल पे ऐश बैटलफील्ड में आ जाता है एंड उसका अपोनेंट भी बाहर आता है। वो बोलता है कि हेलो ऐश, मेरा नाम मार्क है। ऐश बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मार्क बोलता है कि हाँ, आई होप तुम मुझे एक अच्छी टक्कर देने वाले हो। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं टॉप 25 में जाकर बाहर हो गया था, बट इस बार मैं और मेरे पोकेमॉन ने काफी ज्यादा मेहनत करी है। मैं इस क्वेस्ट को जीत कर ही जाने वाला हूँ। रेफरी बोलता है कि ये बैटल 1 वर्सेस 1 की होने वाली है, जहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करेंगे। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश और मार्क दोनों ही एक साथ अपने पोकेबॉल को फेंकते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है चार्जार्ड। वहीं पर माइक सेंड करता है एक्वी वॉरियर पोकेमॉन को, जो कि एक कैटेरो रीजन का पोकेमॉन था एंड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको एक्वी वॉरियर पोकेमॉन डॉज कर लेता है और यूज करता है विंग अटैक का, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है एंड चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। मिस्टी बोलती है कि सही ना, शायद तुम सही थी, चार्जार्ड अब वीक हो चुका है। जबकि कोई भी पोकेमॉन पहले उसके आसपास नहीं आ पाता था। ऐश अपने चार्जार्ड को विंग अटैक यूज करने बोलता है। एक्वी वॉरियर भी विंग अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों अटैक इक्वल होते हैं। एक्वी वॉरियर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मार्क बोलता है कि एक्वी वॉरियर ब्रेव बर्ड अटैक का यूज करो। जैसे ही एक्वी वॉरियर चार्जार्ड के पास पहुंच जाता है, चार्जार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेल का यूज करता है, जो कि ब्रेव बर्ड को ओवरपावर कर देता है और एक्वी वॉरियर जाकर स्टेडियम के वॉल से टकरा जाता है। मार्क बोलता है कि एक्वी वॉरियर क्या तुम ठीक हो? एक्वी वॉरियर काफी ज्यादा वीक लग रहा था। वो उठने की कोशिश करता है, पर तभी उसके ऊपर अचानक से एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट लगता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे एक्वी वॉरियर हार जाता है। चार्जार्ड ने पूरी बैटल को पलट दिया था। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मार्क को बिलीव नहीं होता कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये बैटल खत्म हो गई है, जबकि कुछ टाइम पहले ही एक्वी वॉरियर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड बहुत बढ़िया। सहीना बोलते हैं कि ये चार्जार्ड की असली पावर थी, लगता है वो बीच बीच में अपने ट्रू पोटेंशियल का भी यूज कर रहा है। मार्क बोलता है कि एक्वी वॉरियर वापस आ जाओ, ये टूर्नामेंट में भी हम कुछ नहीं कर पाए। ऐश और मार्क दोनों हाथ मिलाते हैं। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी एटेरो रीजन के पोकेमॉन को इतना ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया था और इसका पूरा क्रेडिट चार्जार्ड को जाता है। अब ऐश और चार्जार्ड दोनों टॉप 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स में आ चुके थे, यानी कि थर्ड राउंड में प्रोसीड कर जाते हैं। पर क्योंकि ये थर्ड बैटल थी, इसीलिए अभी भी बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स डिसाइड होना बाकी थे। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग स्टेडियम में बैठ जाते हैं और बाकी बची हुई बैटल देखते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि सारी बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो रही थी। दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल इक्वल लग रहे थे। ऐसा कोई भी नहीं बता सकता था कि कौन सा पोकेमॉन हारने वाला है और कौन सा जीतेगा। मिस्टी बोलते हैं कि इन सब बैटल को देखकर मुझे रियलाइज हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बैटल ही वन साइडेड थी। बाकी सारे पोकेमॉन्स और उनके पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एंड हार मानने का नाम नहीं ले रहे। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मैं वेट कर रहा हूँ सिंथिया और रेड के बैटल के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से बैटल करते हैं। 17 बैटल सिंथिया की होती है, जिसके लिए वो बैटल फील्ड में आ जाती है एंड उसका अपोनेंट एक एटेरो रीजन का पोकेमॉन ट्रेनर होता है, जो कि एक न्यू फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है, बट शॉकिंग चीज ये थी कि ऐसा लग रहा था कि सिंथिया हार जाएगी। एटेरो रीजन का पोकेमॉन ट्रेनर काफी एक्सपीरियंस लग रहा था और ये ऐश के लिए भी एक खतरा हो सकता था। ब्रॉक बोलता है कि शायद आगे जाके तुम्हारी बैटल भी इस एटेरो रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ हो सकती है। इसका पोकेमॉन तो सिंथिया के पोकेमॉन के साथ खेल रहा है। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में काफी इंटेंस बैटल होती है, पर लास्ट में किसी तरह से सिंथिया इस बैटल में बाजी मार लेती है और वो ये बैटल जीत जाती है। यानी कि अब वो भी टॉप 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स में आ चुकी थी, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद 23rd बैटल होती है। मिस्टी बोलती है बाकी सब ठीक है, बट अभी तक हमें रेड देखने को नहीं मिला है और ये थर्ड लास्ट बैटल है। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि रेड की बैटल आगे जाकर हो, जो कि बिल्कुल सही था। रेड की बैटल बिल्कुल लास्ट होती है, यानी कि बैटल नंबर 25, जहां पर रेड आ जाता है एंड वो अपने अपोनेंट को डोमिनेट करके ये बैटल जीत जाता है। यानी कि सिंथिया, ऐश और रेड तीनों ही टॉप 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स में प्रोसीड कर चुके थे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात थी। टॉप 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स डिसाइड हो चुके थे और फाइनली मैचअप्स अनाउंस होने वाले थे। सभी लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं। मैचअप अनाउंस हो जाते हैं और ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स टॉप 25 में जा चुके थे। राउंड शुरू होने से पहले वो लोग एक दूसरे से मिलने का डिसाइड करते हैं।
सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं क्योंकि अब वो राउंड 3 में आ चुके थे। सिंथिया बोलती है कि हमारे बीच में कभी भी बैटल हो सकती है और हम वहाँ पर बेस्ट देने वाले हैं। ऐश बोलता है बिल्कुल, बट सिंथिया पिछले बैटल में तुम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। एक टाइम के लिए तो मैं डर गया था कि कहीं तुम हार ना जाओ। सिंथिया बोलते है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो एक एटोरा रीजन का पोकेमॉन ट्रेनर था। यहाँ के ट्रेनर सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और हम किसी भी वक्त हार सकते हैं। रेड बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट इसके बाद भी हम तीनों ही टॉप 25 में पहुंच चुके हैं, ज्यादातर एटोरा रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करके, जिससे पता चलता है कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। सभी की बातें चल ही रही होती है कि तभी अनाउंसर बोलता है कि अब स्क्रीन पर मैचअप्स अनाउंस होने जा रहे हैं। सिंथिया, ऐश और रेड सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और स्क्रीन की तरफ देखते हैं जहां पर फाइनली मैचअप्स अनाउंस हो जाते हैं। ऐश की बैटल जिस पोकेमॉन ट्रेनर के साथ थी उसका कोई भी फोटो नहीं दिखाया गया था। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिंथिया और रेड अपना नाम ढूंढ लेते हैं और ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि अगली बैटल उन दोनों की ही होने वाली थी, यानी कि वो दोनों आमने सामने थे। दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सिंथिया बोलते हैं कि रेड मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाली, मुझे तुम्हें डिफीट करके इस क्वेस्ट में आगे बढ़ना है और सीनो रीजन का नाम रोशन करना है। रेड बोलता है कि मुझे भी कैंटो रीजन का नाम रोशन करना है एंड मुझे डिफीट करना इतना इजी नहीं होने वाला। वेल कौन जीतेगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। सिंथिया और रेड दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं एंड ऑल द बेस्ट कहते हैं। ऐश बोलता है कि अगर तुम्हारी बैटल आपस में होने वाली है तो इसका मतलब ये है कि तुम में से कोई एक ही पोकेमॉन ट्रेनर चौथे राउंड में जाएगा और कोई एक एलिमिनेट होने वाला है टॉप 25 राउंड में। सिंथिया बोलती है ऐश तुमने बिल्कुल सही कहा, बट यही इस टूर्नामेंट का रूल है, जो सबसे बेस्ट होगा वही आगे जाएगा। ऑल्दो मैं चाहती हूँ कि हमारे वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर से आगे बढ़े, बट किसी को आगे बढ़ने के लिए दूसरे को डिफीट करना ही होगा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ऐश और रेड एग्री करते हैं, बट ऐश बोलता है कि मेरी बैटल जिस पोकेमॉन ट्रेनर के साथ है उसकी फोटो ही नहीं दिखाई जा रही। रेड और सिंथिया भी इस चीज को नोटिस करते हैं। तभी ब्रॉक, मिस्ट्री और सईना वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने भी इस चीज को नोटिस करके चेयरमैन से बात करी थी एंड चेयरमैन रिवील करता है कि वो एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, उसके बारे में तुम्हें बैटलफील्ड में ही पता चलेगा। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं किसी भी तरह के पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल करने के लिए रेडी हूँ। कमेंटेटर बोलता है कि सभी लोग स्टेडियम में आ जाए क्योंकि थर्ड राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। ऐश को पता चलता है कि उसकी बैटल नंबर 7 थी, वहीं पर सिंथिया और रेड की बैटल नंबर 10 थी, जो कि ऐश के बाद होने वाली थी, यानी कि ऐश को अपने बैटल के बाद पता चलेगा कि कौन एलिमिनेट होने वाला है। सभी लोग स्टेडियम में जाते हैं और बैटल्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। सारी बैटल्स इंटेंस होते जा रही थी। मिस्ट्री बोलती है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है बैटल्स और पोकेमॉन ट्रेनर्स का लेवल अप होते जा रहा है। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पिछले वाले टूर्नामेंट से ज्यादा हार्ड लग रहा है। वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सारी बैटल्स होती है और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ऐश की बैटल होने वाली थी। ऐश बैटलफील्ड में आ जाता है एंड उसके अपोनेंट के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फाइनली उसका अपोनेंट भी बाहर आ जाता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि ऐश का यूनोवा राइवल कैमरन था, जिसने ऐश को एलिमिनेट कर दिया था यूनोवा रीजन लीग से। ऐश बोलता है कैमरन तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? कैमरन बोलता है ये काफी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? ऐश बोलता है मैं भी बाद में बताऊंगा। रेफरी बोलता है कि अगर बातें हो गई हो तो बैटल को स्टार्ट करते हैं। ये एक 1-on-1 बैटल होने वाली है जहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करेंगे। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। हर बार की तरह ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और भेज देता है चार्जार्ड को। देखना यह था कि कैमरन किस पोकेमॉन का यूज करता है। कैमरन अपने पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि तुमने अब तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट अब हमारे सामने काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर और पोकेमॉन मास्टर है, ये तुम्हारा रियल चैलेंज होने वाला है। जाओ स्वैना, जो कि एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, यानी कि ये बैटल होने वाली थी चार्जार्ड और स्वैना के बीच में। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। कैमरन अपने स्वैना को बबल बीम अटैक यूज करने बोलता है, जिसके काउंटर में चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और फ्लेम थ्रोअर कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि डायरेक्टली स्वैना के ऊपर लग जाता है और स्वैना को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। कैमरन शॉक होकर बोलता है कि यार तुम्हारा चार्जार्ड तो वाटर टाइप से वीक है, तो उसका अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो एक टाइप एडवांटेज रखने वाले अटैक को ओवर पावर करके स्वैना को इतना ज्यादा डैमेज दे दे। खैर कोई बात नहीं, स्वैना एक्वा रिंग अटैक का यूज करो। इससे स्वैना अपने आसपास एक वाटर का सर्कल बना लेती है एंड जो डैमेज चार्जार्ड ने उसको दिया था उसको स्वैना रिकवर कर लेती है, जो कि कैमरन की एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। ऐश बोलता है कैमरन ये तो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, बट ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। चार्जार्ड फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है। स्वैना यूज करती है सर्फ अटैक का, जिससे काफी ज्यादा बड़ी वेव फायर ब्लास्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अपने अपने टाइपिंग के काफी स्ट्रॉन्ग अटैक थे और आपस में टकरा जाते हैं, बट फायर ब्लास्ट ज्यादा पावरफुल साबित होता है। वो सर्फ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके स्वैना के ऊपर लग जाता है, जिससे स्वैना स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाती है एंड ये बैटल हार जाती है। कैमरन बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, स्वैना इतना इजीली कैसे हार गई? हमने यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और टॉप 25 में आकर हम हार चुके हैं।
कैमरन सैड हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश और चार्जर्ड खुश होते हैं। ऐश बोलता है चार्जर्ड तुमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रेफरी बोलता है कि अब स्वैन आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश और उसका चार्जर्ड है, जो कि अब प्रोसीड कर चुके हैं टॉप 10 राउंड में और सिर्फ एक कदम दूर है फाइनल से। ऐश और चार्जर्ड दोनों एक हाई फाई देते हैं। वहीं पर कैमरन अपने स्वैनर को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है। वो ऐश के पास आकर हाथ मिलाता है और बोलता है कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने किस तरह से तुम्हें यूनोवा रीजन में एलिमिनेट किया था। उस टाइम मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था और तुम्हें वीक समझता था, पर तुमने धीरे धीरे काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। सबसे पहले तुम अलोला चैंपियन बने, फिर वर्ल्ड चैंपियन बने और अब फाइनली पोकेमॉन मास्टर बन गए हो। आज तुमने स्वैनो को भी 2 अटैक का यूज करके डिफीट कर दिया है। मुझे पहले से ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, शायद आज मैं भी तुम्हारे लेवल का पोकेमॉन ट्रेनर होता। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, तुमने भी काफी अच्छी बैटल करी है, तुम्हारे आगे के जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। वेल तुम यहाँ पर कैसे आए थे? कैमरन बोलता है कि वो मैं तुम्हें क्वेस्ट खत्म होने के बाद बताता हूँ। ऐश बोलता है ठीक है। कैमरन अब एलिमिनेट हो चुका था। वहीं पर ऐश ब्रॉक, मिस्ट्री और सेना के पास जाकर स्टेडियम में बैठ जाता है और बाकी की बची बैटल्स एंजॉय करता है। तभी कमेंटेटर बोलता है कि अब टाइम आ चुका है बैटल नंबर 10 का, जहां पर रेड और सिंथिया आमने सामने होंगे। ऐश बोलता है क्या इतने जल्दी इनके बैटल का टाइम हो गया? ब्रॉक बोलता है कि हाँ। सेना बोलती है कि मैं ये बैटल देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने ऐश के बैटल के अलावा कभी भी 2 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा है। और अब कैंटो चैंपियन रेड, वहीं पर सिनो चैंपियन सिंथिया दोनों आमने सामने होने वाले हैं। देखते हैं कि इस बैटल में कौन बाजी मारता है। रेड और सिंथिया दोनों ही बैटल फील्ड में आ जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बैटल में बेस्ट देंगे और अपने वर्ल्ड का नाम रोशन करेंगे। सिंथिया अपने पोकेबॉल को बाहर निकालती है, वहीं पर रेड भी अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है। रेड भेज देता है अपने चार्जर्ड को, वहीं पर सिंथिया सेंड करती है टोगेकिस पोकेमॉन को। ऐश बोलता है इंटरेस्टिंग, टोगेकिस और चार्जर्ड दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। मैंने दोनों से बैटल करी हुई है और दोनों ही पोकेमॉन्स ने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी थी। मुझे अभी भी याद है जब पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप ने सिंथिया ने मेरे अगेंस्ट टोगेकिस को यूज किया था और उसको डायनामैक्स भी किया था। टोगेकिस ने मेरे 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स यानी कि पिकाचू और लुकारियो को बहुत ज्यादा परेशान किया था, जिससे इसके पावर का अंदाजा मिलता है। देखते हैं कि इस बैटल का विनर कौन होता है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। चार्जर स्टार्ट करता है फ्लेम थ्रोअर के साथ, वहीं पर टोगेकिस यूज करती है स्काई अटैक का। स्टार्ट हो जाती है। बैटल काफी इंटेंस चल रही होती है और दोनों ही पोकेमॉन अच्छी टक्कर दे रहे थे, पर तब ये काफी अजीब चीज होती है। बीच में स्टेडियम में काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, जो कि पोकेमॉन्स के अटैक के चलते नहीं हुआ था। जितने भी लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे सभी लोग डर जाते हैं। अनाउंसर बोलता है कि स्टेडियम में बैठे हुए लोग बाहर आ जाएं। कुछ लोगों ने स्टेडियम पे हमला कर दिया है, जिसके चलते स्टेडियम पे जितने भी लोग थे वो सभी बाहर आ जाते हैं। रेड बोलता है वहाँ देखो, वो टीम रॉकेट है जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। रेड और सिंथिया अपने पोकेमॉन्स का यूज करके टीम रॉकेट को डिफीट कर देते हैं, जिससे वो वहाँ से चले जाते हैं और स्टेडियम एक और बार सेफ हो जाता है। सिंथिया और रेड दोनों बैटल को कंटिन्यू कर सकते थे, बट अब स्टेडियम में कोई भी नहीं था। फाइनली एक काफी इंटेंस बैटल के बाद बैटल एंड हो जाती है और सिंथिया और रेड में से कोई एक पोकेमॉन ट्रेनर जीत जाता है, बट किसी को भी नहीं पता चलता कि इनमें से कौन जीता है, क्योंकि सभी लोग स्टेडियम के बाहर होते हैं। इसके बाद जब सब कुछ सेफ हो चुका था तब सबको स्टेडियम के अंदर बुलाया जाता है और ऐश को पता चलता है कि रेड वर्सेस सिंथिया की बैटल खत्म हो चुकी है एंड उसको नहीं पता चला है कि इन दोनों में से विनर कौन है। सेना काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इन दोनों की बैटल देखने के लिए, बट वो नहीं देख पाए। ब्रॉक बोलता है कि 2 राउंड्स के बीच में ब्रेक भी नहीं है, यानी कि हम नहीं जान पाएंगे कि दोनों में से विनर कौन था। हमारे पास उनसे मिलने का टाइम नहीं होगा। तभी अनाउंसर बोलता है कि अब सारी बैटल्स हो चुकी है टॉप 25 राउंड की एंड अब हम सेकंड लास्ट राउंड में जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 13 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं। बट एक ट्विस्ट है, ये राउंड बैटलिंग राउंड नहीं होने वाला है। ये सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो सभी लोग बैटल करके ही आगे बढ़ रहे थे। कमेंटेटर बोलता है कि हाँ, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं उनको एक खाली जगह पर छोड़ दिया जाएगा एंड उस मैदान में 2 फॉसिल्स होंगे। इन 12 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से जो भी 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स फॉसिल ढूंढ लेते हैं उन्हीं के बीच में फाइनल होने वाला है एंड बाकी के बचे हुए 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐश बोलता है वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंटेटर बोलता है कि ऑल्सो ये 2 फॉसिल पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के होने वाले हैं। जो 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स इन फॉसिल को ढूंढ लेते हैं उनको ये फॉसिल रखने दिया जाएगा, जिसके बाद वो लोग इसको रिवाइव भी कर सकते हैं फ्यूचर में एंड वो पोकेमॉन्स उनके हो जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी होगा टॉप 2 में जाने के लिए। ये कंपटीशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा था। कमेंटेटर बोलता है कि हमने ग्राउंड को प्रिपेयर कर लिया है और 2 फॉसिल भी छुपा दिए। अब बाकी बचे हुए 12 पोकेमॉन ट्रेनर्स ग्राउंड में आ जाए, जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। ऐश और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाते हैं। ऐश बोलता है क्या वो फॉसिल इसी बैटलफील्ड में छुपे हुए हैं? इतने में पूरी बैटलफील्ड शेक होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक अजीब सी जगह में बदल जाती है, जहाँ पर काफी सारे पत्थर थे। अनाउंसर बोलता है कि ये रही वो जगह जहाँ पर 2 फॉसिल छुपाए गए हैं, तुम्हारा टाइम अब स्टार्ट होता है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को शवल दी जाती है और बोला जाता है कि आप लोग अपने पोकेमॉन्स का भी हेल्प ले सकते हो फॉसिल को ढूंढने के लिए। सारे पोकेमॉन ट्रेनर रश करते हैं और वो 2 फॉसिल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश अपने चार्जर्ड और पिकाचू को बाहर निकालता है हेल्प करने के लिए।
किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को कोई भी फॉसिल नहीं मिल रहा था। तभी ऐश को ब्रॉक की एडवाइस याद आती है, जो कि ऐश को चैलेंज स्टार्ट होने से पहले मिली थी। ब्रॉक के अकॉर्डिंग पुरानी जगह पर फॉसिल होने के ज्यादा चांसेस हैं जहाँ पर एशियंट रॉक हो। ऐश ऐसी कोई जगह को ढूंढता है और फाइनली उसको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वो शवल का यूज करके डिग करना स्टार्ट कर देता है। पिकाचू और चार्जार्ड भी उसकी हेल्प करते हैं और काफी टाइम तक वो लोग वहीं पर डिग करते हैं। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी फॉसिल ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में एक पोकेमॉन ट्रेनर होती है जिसका नाम जेड होता है। वो आर्कियोलॉजी में एक्सपर्ट है एंड उसको सॉइल कॉम्पोजिशन और टेरेन के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। उसके अकॉर्डिंग उसको एक परफेक्ट जगह मिल चुकी थी जहाँ पर फॉसिल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है एंड वो जगह बहुत ज्यादा दूर थी। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से जैसे जैसे वो उस जगह को डिग करना स्टार्ट करती है, उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसको एशियंट पोकेमॉन्स के बोन्स देखने को मिलते हैं। ये एक हिंट था कि वहाँ पर फॉसिल हो सकता है। घंटों बीत जाते हैं और शाम हो जाती है। अभी तक किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को कोई भी फॉसिल नहीं मिला था, जिसके चलते सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स फ्रस्ट्रेट हो चुके थे एंड उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया था। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स ने ग्रुप बना लिया था एंड वो सब मिलकर अपने नॉलेज का यूज कर रहे थे और फॉसिल ढूंढना स्टार्ट कर रहे थे। वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपने राइवल की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो अपने पोकेमॉन का यूज करके उनकी प्रोग्रेस खराब कर रहे थे ताकि वो फॉसिल ना ढूंढ पाए। कंपटीशन अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ऐश और उसके पोकेमॉन्स और भी ज्यादा मेहनत करते हैं फॉसिल ढूंढने के लिए, बट उनको भी कोई फॉसिल नहीं मिल रहा था। ऐश और पिकाचू हार मानने वाले थे कि तभी चार्जार्ड डिग करना रोक देता है एंड वो किसी जगह को स्मेल करता है एंड वहीं पर डिग करना स्टार्ट कर देता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। ऐश बोलता है, चार्जार्ड क्या तुम्हें कोई फॉसिल का हिंट मिला है? चार्जार्ड अपना सर हिलाता है। डिग करते हुए चार्जार्ड का नाखून किसी कड़क चीज पर लगता है जो कि एक बोन की तरह दिख रहा था। ऐश की हार्ट बीट बढ़ जाती है एंड वो उस चीज को क्लियर करता है। वो एक एशियंट पोकेमॉन की बोन थी, यानी कि यहाँ पर सच में एक फॉसिल हो सकता था। ऐश और पिकाचू भी चार्जार्ड को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर और भी ज्यादा डिग करते हैं। दूसरी तरफ जेड को बोन्स तो मिल चुके थे बट अभी तक उसको कोई भी फॉसिल नहीं मिला था। वो भी हार मान रही थी, पर तभी वो ऐश की तरफ देखती है एंड उसको रियलाइज होता है कि ऐश ने कोई रेयर चीज ढूंढ ली है। इसीलिए ऐश, पिकाचू और चार्जार्ड इतना एक्साइटेड होकर डिग कर रहे हैं। जेड को किसी तरह से उनको रोकना था बट वो उनसे कहीं ज्यादा दूर थी। इसीलिए वो एक प्लान बनाती है और वो अपने ग्राउंड टाइप पोकेमॉन यानी कि एक्सकार्डिल को बाहर निकालती है। वो बोलती है, एक्सकार्डिल यहाँ पर एक टनल बनाओ और जहाँ पर ऐश डिग कर रहा है वहाँ से जाके उसका फॉसिल लेकर आ जाओ। एक्सकार्डिल बिल्कुल ऐसे करता है। वो जमीन के अंदर चले जाता है एंड उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ऐश और उसके पोकेमॉन डिग कर रहे थे। ऐश को फाइनली फॉसिल दिख जाता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस फॉसिल को उठाने वाला होता है कि तभी जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है और ऐश के हाथ से वो फॉसिल नीचे गिर जाता है। ये एक्सकार्डिल का काम था। जेड को पता था कि एक्सकार्डिल बिल्कुल सही काम कर रहा था। ऐश और उसके पोकेमॉन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत करीब थे फाइनल्स में जाने के, बट अब उनको वापस से वही फॉसिल ढूंढना होगा। स्टिल वो हार नहीं मानते हैं और पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल का यूज करता है उस फॉसिल को ढूंढने के लिए, बट वो आयरन टेल एक काफी कड़क जगह पर जाकर लग जाता है जिससे ऐश और उसके पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या है, बट एक्चुअली में वो एक्सकार्डिल होता है जो कि अब डिफीट हो चुका था टनल के अंदर ही। ये चीज जेड को पता चलती है एंड वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि अब उसका पोकेमॉन फॉसिल को नहीं छीन सकता था। अब जेड को ही कुछ करना होगा। ऐश अपने पोकेमॉन की हेल्प से वापस से उस फॉसिल को ढूंढ लेता है। जेड वापस से उस फॉसिल को लेने के लिए ऐश के पास आ रही होती है, पर तब ऐश उस फॉसिल को पकड़ लेता है जिससे जेड डिसअपॉइंटेड हो जाती है एंड अब क्योंकि ऐश के हाथ में फॉसिल आ चुका था वो फाइनल्स में अपनी जगह सिक्योर कर लेता है, यानी कि वो सबसे पहला फाइनलिस्ट था। ऐश और इसके पोकेमॉन्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी काफी खुश होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मेरी स्ट्रैटेजी काम आ गई। ऐश को उसी जगह पर फॉसिल मिला है जहाँ पर एशियंट रॉक्स थे। मिस्टी बोलते हैं कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि तुम्हें फॉसिल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। वेल, अब ऐश को तो फॉसिल मिल गया था एंड वो फाइनल में चला गया था, बट अभी भी एक स्पॉट खाली थी फाइनल्स के लिए एंड एक लास्ट फॉसिल बैटफील्ड में दबा हुआ था जिसके लिए 11 पोकेमॉन ट्रेनर्स कम्पीट कर रहे थे। इसमें से जो भी इस फॉसिल को ढूंढ लेता है वो ऐश के साथ बैटल करेगा फाइनल्स में। जेड बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, बट उसका एक्सकार्डिल बोलता है कि अभी भी हमारे पास चांस है फाइनल्स में जाने का, हमें दूसरे फॉसिल को ढूंढना होगा। पर तभी बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स उस जगह को डिस्कवर कर लेते हैं जहां पर जेड ने पहले डिग किया था एंड वहां पर उसको हड्डियां दिख गई थी। उन्हीं में से एक पोकेमॉन ट्रेनर एक ऐसी चीज को डिस्कवर कर लेता है जिस पर जेड का ध्यान नहीं गया था। वो एक गोल पत्थर था। जेड ये देखती है कि उस पोकेमॉन ट्रेनर को एक सर्कल स्टोन मिल चुका है जो कि उसने डिग करते वक्त नोटिस नहीं किया था। वो भागकर उस पोकेमॉन ट्रेनर के पास जाती है उसको रोकने के लिए, पर इतने में ही वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है, साइथर इस पत्थर को काट दो। साइथर बिल्कुल ऐसे करता है एंड उसके अंदर फॉसिल निकल जाता है। जेड बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फॉसिल को लेने के लिए जंप करती है पर वो पोकेमॉन ट्रेनर फॉसिल उठा लेता है, यानी कि जेड एलिमिनेट हो चुकी थी एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर सेकंड फाइनलिस्ट था, यानी कि ऐश और उस पोकेमॉन ट्रेनर में अगली बैटल होने वाली थी। जेड बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और बोलती है कि मुझे ऐश का फॉसिल लेने के लिए नहीं जाना चाहिए था, मुझे अपनी जगह पर ही ध्यान देना चाहिए था। जो पोकेमॉन ट्रेनर को फॉसिल मिला था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सेलिब्रेट करता है। ये देखकर जेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उस पोकेमॉन ट्रेनर से फॉसिल ले लेती है। वो पोकेमॉन ट्रेनर कंफ्यूज हो जाता है। जेड बोलती है कि ये जगह मैंने ढूंढी थी और तुम इस जगह के बारे में जानते भी नहीं थे।
ये जगह तुम्हारी जगह से काफी ज्यादा दूर थी एंड यहीं पर डिग करते हुए मुझे एंशिएंट पोकेमॉन्स के बोन्स भी मिले थे। ये जगह भी मैंने ढूंढी और डिग भी मैंने किया, बट लास्ट में आकर तुम फॉसिल ले जाते हो, जो कि अनफेयर है। ये फॉसिल मैं ही डिजर्व करती हूँ और मैं ही दूसरी फाइनलिस्ट होने वाली हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेनर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें पता था कि यहाँ पे फॉसिल है तो तुम्हें डिग करते रहना चाहिए था, तुम यहाँ से चली गई थी। जिसके चलते मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे फॉसिल मिल जाता है। ये फॉसिल मेरा ही है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स लड़ने लगते हैं और बहस करने लगते हैं कि आखिर ये फॉसिल किसका है और कौन फाइनल्स में जाने वाला है सिंबल लेने के लिए। तभी चेयरमैन ग्राउंड में आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, बहस मत करो, मैं बताने वाला हूँ कि ये फॉसिल किसका है। जेड और वो पोकेमॉन ट्रेनर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर चेयरमैन जेड के हाथ से फॉसिल ले लेता है। वो बोलता है कि जो पोकेमॉन ट्रेनर इस फॉसिल को डिजर्व करता है मैं उसी को ये फॉसिल देने वाला हूँ। दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर को अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मेरा फैसला लास्ट फैसला होने वाला है। जेड एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर इस बात से एग्री करते हैं। इसके बाद चेयरमैन बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग फॉसिल जेड डिजर्व नहीं करती है। इसके बाद वो चेयरमैन उस नए पोकेमॉन ट्रेनर को फॉसिल दे देता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर बहुत ज्यादा खुश होता है और जंप करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर जेड बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। वो बोलती है कि ये एक अनफेयर लीग है। चेयरमैन बोलता है कि नहीं, ये कोई अनफेयर लीग नहीं है, बल्कि वो पोकेमॉन ट्रेनर इस फॉसिल को डिजर्व करता है। उसी ने इस फॉसिल को सबसे पहली बार पकड़ा था और रूल्स के अकॉर्डिंग वही पोकेमॉन ट्रेनर फाइनल्स में जाएगा जो कि सबसे पहले फॉसिल को पकड़ता है। अगर तुम उस फॉसिल को पकड़ लेती तो तुम फाइनल्स में चली जाती। ऑल्सो इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में तुम बिल्कुल सही जगह पर डिग कर रही थी और हमें लग रहा था कि तुम सबसे पहली फाइनलिस्ट बनोगी। बोन्स वगैरह मिलने के बाद भी तुम ऐश पर ध्यान देती हो एंड उसका फॉसिल चुराने की कोशिश करती हो, बट फेल हो जाती हो। इसी बीच में बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स तुम्हारी जगह पर आ जाते हैं एंड वो फॉसिल ले लेते हैं। ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जेड बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। चेयरमैन बोलता है कि वेल फाइनली हमें 2 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, जो कि ऐश और ये पोकेमॉन ट्रेनर। बिना किसी ब्रेक के इन दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स की बैटल स्टार्ट होने वाली है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी हो जाएं। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स जो कि हार चुके थे वो अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं एंड वहां से चले जाते हैं। वहीं पर ऐश और उस पोकेमॉन ट्रेनर को रेडी होना था बैटल करने के लिए। जो भी इस बैटल को जीतता है उसको सिंबल मिल जाएगा। ऐश अपने चार्जर्ड के साथ फाइनल फाइट के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है चार्जर्ड, हमें नहीं पता है कि फाइनल बैटल में कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर आने वाला है एंड वो किस पोकेमॉन का यूज करेगा, हमें पूरे प्रिपरेशन के साथ जाना है। ब्रॉक बोलता है वेल वो सब तो ठीक है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि रेड और सिंथिया के बैटल में कौन जीता था। अभी तक मुझे रेड और सिंथिया कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है और जब तुम फॉसिल ढूंढ रहे थे तब मुझे रेड और सिंथिया में से कोई भी वहाँ पर नहीं दिखा था। मिस्ट्री बोलते ये तो हमें आगे जाकर पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए हमें ऐश को सपोर्ट करना चाहिए फाइनल फाइट के लिए। फाइनली वो टाइम आ जाता है जब फाइनल बैटल होने वाली थी। ऐश और वो पोकेमॉन ट्रेनर पहुंच जाते हैं बैटल फील्ड में। ऐश नोटिस करता है कि वो एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था। रेफरी बोलता है कि ये बैटल 1 वर्सेस 1 होने वाली है, जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करेंगे। जिस भी पोकेमॉन ट्रेनर का पोकेमॉन अपोनेंट को डिफीट कर देता है उसको ये सिंबल मिल जाएगा। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश अपने चार्जर्ड को भेजने वाला होता है, तब अपोनेंट बोलता है कि रुक जाओ। ऐश अपने पोकेमॉन को रोक लेता है और कंफ्यूज हो जाता है कि उस पोकेमॉन ट्रेनर ने रुकने क्यों बोला है। वो पोकेमॉन ट्रेनर अपने फेस की तरफ हाथ लेकर जाता है और अपना मास्क उतार देता है। वो असलियत में रेड था। ये देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है कि रेड, क्या ये तुम हो? रेड बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें डिफीट करने के बाद रिवील करूंगा कि मैं असलियत में रेड हूँ, बट फिर ये प्लान मैंने चेंज कर दिया। मिस्टी, ब्रॉक और सैना भी ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ऐश का अपोनेंट असलियत में रेड था। ब्रॉक बोलता है इस मास्क को उतारने से काफी सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। मिस्टी बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? ब्रॉक रिप्लाई करता है सबसे पहले तो सिंथिया वर्सेस रेड बैटल की मिस्ट्री सॉल्व होती है। इस बैटल में रेड विनर हो गया था क्योंकि रेड एलिमिनेट नहीं हुआ है और हमें सिंथिया कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। सेकंड मिस्ट्री ये सॉल्व हुई है कि जिस पोकेमॉन ट्रेनर को सेकंड फॉसिल मिला था वो रेडी था, बस उसने अपना फेस छुपा कर रखा था। ऐश बोलता है रेड, पर तुमने अपना फेस क्यों छुपाया था? रेड बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम प्रिपेयर ना रहो मुझसे और मेरे चार्जर्ड से बैटल करने के लिए। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि मैं और चार्जर्ड पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। हमने बैटल के पहले डिसाइड किया था कि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट पे आए हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना होगा। रेड बोलता है वाओ, मतलब मेरा प्लान फेल हो चुका है, बट फिर भी मैं और मेरा चार्जर्ड इस बैटल को जीतने वाले हैं। ऐश और रेड दोनों ही एक साथ अपने पोकेबॉल को बैटलफील्ड में भेजते हैं और दोनों के पोकेबॉल से चार्जर्ड बाहर आता है। यानी कि ये बैटल दो सेम फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन यानी कि चार्जर्ड के बीच में होने वाली थी। देखते हैं कि किसका चार्जर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैना बोलते हैं कि ये बैटल इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के चार्जर्ड की मेन पावर मेगा एवोल्यूशन है। रेड के चार्जर्ड ने मेगा इवॉल्व होने के बाद बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, जैसे कि मियोटू। वहीं पर ऐश का चार्जर्ड मेगा इवॉल्व होने के बाद अपनी स्पेशल पावर को अनलॉक कर लेता है, जहां पर वो काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक्स का यूज करता है। बट अब क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन्स अपने बेस फॉर्म में हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों में से कौन जीतता है।
मिस्टी बोलते सही ना, मैं तुम्हारे पॉइंट से एग्री करती हूँ। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है। रेड का चार्जार्ड भी फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। बैटल की स्टार्टिंग ही बहुत ज्यादा औसम होती है, जिससे ऑडियंस को पता लग जाता है कि अब एक काफी ज्यादा अमेजिंग बैटल देखने को मिलने वाली है। ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन टेल का यूज करने बोलता है, वहीं पर रेड अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन पास में अगर अटैक को यूज कर देते हैं, बट दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल लग रही थी, जिसके चलते दोनों ही पोकेमॉन्स एक जगह पर थे, कोई भी एक दूसरे को ओवरपावर नहीं कर पा रहा था। ऐश बोलता चार्जार्ड तुम्हें और जोर लगाना होगा। चार्जार्ड और जोर लगाता है और रेड का चार्जार्ड पीछे पुश होना स्टार्ट होता है। रेड बोलता है चार्जार्ड तुम भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल करो। रेड का चार्जार्ड भी अपने फुल पावर से ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जिससे चार्जार्ड भी थोड़ा पीछे पुश होता है, पर तभी ऐश का चार्जार्ड अपने फुल पावर का यूज कर देता है, जिससे रेड का चार्जार्ड पूरी तरह से पीछे पुश हो जाता है और वो उड़ते हुए स्टेडियम के वॉल पर टकरा जाता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड बहुत बढ़िया, वहीं पर रेड बोलता है चार्जार्ड क्या तुम ठीक हो। रेड का चार्जार्ड अपना सर हिलाता है एंड वो वापस खड़े हो जाता है, यानी कि ये बैटल इतने जल्दी एंड नहीं होने वाली थी। ऐश बोलता है चार्जार्ड बाकी बैटल की तरह इसको भी मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि साइज़मिक टॉस का यूज करो। रेड बोलता है मुझे पता था, मैं इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर आया हूँ। चार्जार्ड अपनी जगह पर ही खड़े रहो। ऐश का चार्जार्ड रेड के चार्जार्ड के पास पहुंच जाता है, तभी रेड एक स्माइल देता है। दोनों ही चार्जार्ड हवा में उड़ते हैं। ऐश का चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, पर रेड का चार्जार्ड उसको डॉज कर लेता है एंड यूज करता है पावरफुल ड्रैगन क्लॉ का, जो कि ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। ऐश के चार्जार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो नीचे गिर जाएगा, बट वो अपने आप को संभाल लेता है और यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का। रेड का चार्जार्ड भी ड्रैगन टेल यूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक टकरा जाते हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी ऐश कमांड देता है कि चार्जार्ड साइज़मिक टॉस का यूज करो। रेड एक स्माइल देता है और बोलता है कि मैं इसके लिए रेडी था, मैंने और चार्जार्ड ने इसके लिए काफी ट्रेनिंग करी हुई है। ऐश का चार्जार्ड रेड के चार्जार्ड को पकड़ लेता है और आसमान की तरफ ऊपर जाना स्टार्ट करता है। वो पूरी तरह से रेडी होता है रेड के चार्जार्ड को नीचे फेंकने के लिए। वो धीरे धीरे रेड के चार्जार्ड को जमीन की तरफ लेकर आ रहा था। जैसे ही वो रेड के चार्जार्ड को जमीन पर पटकता है, वैसे ही रेड बोलता है अभी हमारी स्ट्रेटजी का यूज करो। ऐश कंफ्यूज हो जाता है। रेड का चार्जार्ड एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे वो ऐश के चार्जार्ड के पकड़ से छूट जाता है एंड वो हवा में घूमना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो जमीन पर नहीं गिरता एंड उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ये देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि किसी पोकेमॉन ने उसके चार्जार्ड के साइज़मिक टॉस को बीट कर दिया है। रेड एक स्माइल देता है और बोलता है बस इतना ही नहीं, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। रेड का चार्जार्ड ऊपर जाने लगता है। कुछ ही टाइम में वो ऐश के चार्जार्ड के पास पहुंचकर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर पंच का यूज करता है। ये सुपर इफेक्टिव अटैक ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और वो जमीन की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। ऐश चिल्लाता है कि चार्जार्ड रुक जाओ। चार्जार्ड ऐश की बात सुन लेता है और वो एक काफी तेज रोर करता है। वो अपने आप को संभाल के एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट का यूज करता है, जिसके काउंटर में रेड का चार्जार्ड भी फायर ब्लास्ट यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि हर तरफ आग फैल जाती है। स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। कमेंटेटर बोलता है कि ऐसा तभी होता है जब दो सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आपस में टकराते हैं। कुछ टाइम तक दोनों ही अटैक बिल्कुल इक्वल लग रहे थे, पर तब ऐश का चार्जार्ड और भी ज्यादा पुश करता है, जिससे उसका फायर ब्लास्ट रेड के चार्जार्ड के फायर ब्लास्ट को ओवर पावर कर देता है और ये रेड के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। रेड के चार्जार्ड को ये सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक को डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता और वो जमीन पर गिर जाता है। पूरी ऑडियंस ऐश के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ही चार्जार्ड इतने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करने के बाद थक चुके थे। तभी रेड का चार्जार्ड वापस से खड़े हो जाता है, जिसको देखकर पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है। रेड बोलता है कि हम इतने जल्दी बाहर नहीं होंगे। रेड का चार्जार्ड ग्राउल करता है और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनल अटैक यानी कि ब्लास्ट बन का यूज करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है और स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो डर जाते हैं। बट ऐश का चार्जार्ड हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का। ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और जिसकी सबको उम्मीद थी वही होता है। एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे स्टेडियम की दीवारें टूटना स्टार्ट हो जाती है और वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो बाहर भागना स्टार्ट करते हैं। मिस्टी, ब्रॉक और सैना भी डर जाते हैं, बट स्टिल वो वहां पर बैठे रहते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट देखना था। ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम में एक अर्थक्वेक आ चुका है। धीरे धीरे स्मोक हटता है और जब पूरा स्मोक हट जाता है तो सरप्राइजिंगली देखने को मिलता है कि रेड का चार्जार्ड खड़ा हुआ था, वहीं पर दूसरी तरफ ऐश का चार्जार्ड भी खड़ा होता है। इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद सबने एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों में से कोई तो हार जाएगा, पर दोनों ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। उनकी आंखों में अभी भी आग जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी और ज्यादा फाइट कर सकते हैं। ऐश अपने फिस्ट को बांध लेता है और बोलता है चार्जार्ड मुझे पता है कि तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, चलो इसको फिनिश करते हैं। दूसरी तरफ रेड काफी शांत लग रहा होता है और वो अपना सर हिलाता है। उसको अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से पता था।
रेड का चार्जार्ड भी पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है और ये चीज रेड को अच्छे तरीके से पता थी। रेड का चार्जार्ड अपना बेस्ट देने वाला है। दोनों ही चार्जार्ड एक साथ रोल करते हैं जिससे दोबारा से पूरा स्टेडियम हिल जाता है। मिस्टी बोलती है कि लगता है हमें निकलना पड़ेगा। ब्रॉक बोलता है रुक जाओ, ये बैटल मुझे देखनी है, मैंने इससे ज्यादा इंटेंस बैटल आज तक अपने जर्नी में नहीं देखी है। रेड और ऐश एक साथ अपने चार्जार्ड को कमांड देते हैं, अभी चार्जार्ड अटैक करो। दोनों ही चार्जार्ड विंग अटैक का यूज करते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। ऐश का चार्जार्ड अपनी पूरी एनर्जी का यूज करके रेड के चार्जार्ड को स्ट्राइक करता है। दूसरी तरफ रेड अपने चार्जार्ड को काउंटर में थंडर पंच यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। इन दोनों ही अटैक के टकराने से हवा में शॉक वेव्स क्रिएट हो जाती है, बट कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ऐश को समझ में आ जाता है कि इतने से कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है। चार्जार्ड की पूरी बॉडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ओवरहीट का यूज कर देता है। रेड का चार्जार्ड वहीं पर खड़ा होता है और इस अटैक को सह रहा होता है। रेड को कुछ ना कुछ करना होगा वरना उसका चार्जार्ड हार जाएगा। रेड इस चीज को रियलाइज करता है एंड वो अपने चार्जार्ड को फ्लायर ब्लिट्स यूज करने बोलता है। रेड का चार्जार्ड भी अपनी पूरी पावर का यूज करके फ्लायर ब्लिट्स का इस्तेमाल करता है जो कि ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। दोनों ही चार्जार्ड स्ट्रगल कर रहे थे और काफी ज्यादा हीट हो चुकी थी, बट तभी रेड का चार्जार्ड का बैलेंस बिगड़ता है। ऐश के पास यही मौका था, वो अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। ऐश का चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है। यह अटैक रेड के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है जिससे रेड का चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर ऐश का चार्जार्ड का भी बैलेंस बिगड़ता है। किसी भी पल वो गिर सकता था, बट वो किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है और वहां पर खड़े रहता है। रेफरी कंफर्म करने के लिए थोड़ा वेट करता है और फाइनली वो बोल देता है कि रेड का चार्जार्ड अब आगे लड़ नहीं सकता। ऐश का चार्जार्ड ये बैटल जीत चुका है, यानी कि इस बैटल और टूर्नामेंट का विनर ऐश केचम है। ऐश का चार्जार्ड एक काफी तेज रोर करता है क्योंकि उसको पता था कि अब वो जीत चुका है, बट अब वो गिर जाता है। यानी कि दोनों ही चार्जार्ड ने इक्वल फाइट दी थी और दोनों इक्वली थक चुके थे, बट ऐश का चार्जार्ड थोड़ा ज्यादा देर के लिए खड़े रहता है जिससे वो ये बैटल जीत जाता है। रेड की तरफ कैमरा शिफ्ट होता है और देखने को मिलता है कि वो शांत है एंड वो अपने चार्जार्ड की तरफ देख रहा होता है जो कि अपने बेस्ट एफर्ट देने के बाद भी जमीन पर गिर गया था। ऐश भी रेड के चार्जार्ड की तरफ देख रहा होता है। रेड अपने चार्जार्ड को पॉकीबॉल के अंदर शांति से वापस लेता है और एक स्माइल देकर बोलता है कि चार्जार्ड तुमने बहुत ज्यादा अच्छी बैटल करी है, अब आराम करो। ऐश भी अपने चार्जार्ड के पास जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। वो अपने चार्जार्ड को पॉकीबॉल के अंदर वापस ले लेता है और बोलता आराम करो, तुम इस बैटल के बाद थक चुके होगे। रेड ऐश की तरफ बढ़ता है और बोलता है मैं इस बैटल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर था और मुझे भरोसा था कि मैं और मेरा चार्जार्ड इस बैटल को जीत जाएंगे, तुम और तुम्हारे चार्जार्ड को डिफीट करके। पर जितना मैंने सोचा था तुम और तुम्हारा चार्जार्ड उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, तुम काफी आगे आ चुके हो। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रैक की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, इसके लिए थैंक्स। बाय द वे तुम्हारा चार्जार्ड भी इनक्रेडिबल था, मैं हमेशा से तुम्हारे चार्जार्ड से फाइट करना चाहता था। रेड अपना सर हिलाता है और बोलता है कि तुमने ये बैटल जीत ली है, बट याद रखना अभी भी तुम्हारी जर्नी खत्म नहीं हुई है। अभी हम दोनों को ही काफी कुछ सीखना बाकी है और अपना गोल कंप्लीट करना है। ऐश की आंखें डिटर्मिनेशन से भरी हुई होती है और वो बोलता है कि मुझे पता है, मैं हमेशा आगे बढ़ते रहूंगा जैसा कि मैं करते आया हूँ। ऐश बोलता है ठीक है ऐश, अब मैं स्टेडियम के बाहर जाता हूँ, मेरे और सिंथिया के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ऐश बोलता है क्या, कैसा सरप्राइज? रेड बोलता है वो तुम्हें सिंबल लेने के बाद पता चलेगा। इसके बाद रेड वहाँ से चले जाता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि रेड किस सरप्राइज के बारे में बात कर रहा है। तभी ब्रॉक, मिस्टी और सैना ऐश के पास आकर बोलते हैं कि ऐश स्टेडियम की तरफ देखो, स्टेडियम का क्या हाल हो गया है इस बैटल से। बट ऐश अभी भी उस सरप्राइज के सोच में पड़ा हुआ था। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश क्या हुआ, तुम कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐश अपने सोच से बाहर आता है और बोलता है ये क्या हुआ, स्टेडियम में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कैसे हो गया? ऐश को रियलाइज होता है कि सरप्राइज से पहले उसको सिंबल मिलने वाला है, वो ब्रॉक, मिस्टी और इसके बाद टूर्नामेंट का चेयरमैन वहां पर आ जाता है और बोलता है कि मैं इससे अच्छी बैटल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तुम्हारे जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखकर ही लाखों एटोरो रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर्स इंस्पायर होते हैं पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, चेयरमैन अपने जेब से सिंबल निकालता है और बोलता है ये लो, ये तुम्हारा सिंबल है, तुम इसको डिजर्व करते हो। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऐश के सारे पोकेमॉन पॉकीबॉल के बाहर आ जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मिस्टी बोलती है मुझे लगा था कि ऐश के लिए यहाँ पर सिंबल जीतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बट मैं बिलीव नहीं कर सकती कि एक एटोरो रीजन में आया हुआ न्यू पोकेमॉन ट्रेनर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को बीट करके 2 लगातार सिंबल जीत गया है। ब्रॉक बोलता हाँ तुमने सही कहा, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें ऐश के लक का भी काफी ज्यादा बड़ा हाथ है। सैना बोलते हैं तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ब्रॉक बोलता है कि फर्स्ट टूर्नामेंट बेबी पोकेमॉन का होता है जहाँ पर ऐश का ओमनोगॉन काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जिसके चलते ऐश फाइनल्स में पहुंच तो जाता है, बट वहाँ पर पोईपोल ओमनोगॉन को डिफीट कर देता है। पर तभी वो इवॉल्व हो जाता है जिसके चलते ऐश को फर्स्ट सिंबल मिल जाता है। ये प्योर लक था। एंड सेकंड टूर्नामेंट हिडन विलेज में था। नॉर्मली बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक क्वेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 पोकेमॉन ट्रेनर्स थे और उनमें से भी ज्यादातर ओरिजिनल वर्ल्ड के थे, जिसके चलते ऐश को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। आगे जाकर और भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेस्ट आने वाले हैं जहाँ पर न्यू वर्ल्ड के फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स भी हो सकते हैं।
और वहाँ पर ऐश अटक सकता है। मिस्ट्री और सैना को रियलाइज होता है कि ब्रॉक का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बट अभी के लिए हमें ऐश के सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है सेकंड सिंबल लेकर। अब उसको सिर्फ और सिर्फ 4 सिंबल्स और जीतने थे। सेलिब्रेट करते हुए शाम हो जाती है और तब ऐश को रियलाइज होता है कि रेड और सिंथा के पास उसके लिए कोई सरप्राइज था, इसीलिए वो अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेडियम के बाहर जाता है, जहाँ पर उसको सिंथिया और रेड खड़े हुए दिखते हैं। सिंथिया बोलती है, फाइनली ऐश तुम बाहर आ गए, हम काफी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे थे तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, बट उससे पहले सेकंड सिंबल जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हें सीक्रेट बताने वाले हैं। ऐश थैंक यू बोलता है। रात हो जाती है और सभी लोग बॉनफायर जलाते हैं, जिसके बाद सारे हिडन विलेज के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसमें सिंथिया, रेड, एजे, कैमरन और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी शामिल होते हैं। सिंथिया बोलते हैं कि जैसे कि तुमने बताया, तुम्हारे सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स यहाँ पर फंसे हुए हैं और वो हेक्टर के पास हैं एंड उसके लिए तुम्हें 6 क्वेस्ट जीतने होंगे, जहाँ पर ज्यादातर एटोरा रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं, जो कि हमारे सोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने और रेड ने उनको पर्सनली फेस किया है एंड उन्होंने हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमें नहीं लगता है कि तुम अकेले हेक्टर के पास पहुँच पाओगे, इसलिए हमारे पास एक प्लान है। ऐश बोलता है, क्या, कैसा प्लान, और क्या सच में हम इस प्लान के थ्रू जल्दी से जल्दी हेक्टर के पास पहुंच पाएंगे? सिंथिया बोलते हैं कि हाँ, एटलीस्ट अभी से तो जल्दी पहुंच पाएंगे। रेड बोलता है कि जैसा कि तुम्हें पता है, सिंथिया एक आर्कियोलॉजिस्ट है एंड उसको पता है कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में कैसे जाया जा सकता है, तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हम हमारे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को इस वर्ल्ड में लेकर आ जाएंगे एंड हम सब मिलकर एटोरा रीजन का चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं, जिसके बाद हमारे हेक्टर तक पहुँचने के काफी ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। ऐश बोलता, वाह, ये तो अमेजिंग आइडिया है, बट यहाँ पर तुम कौन से पोकेमॉन ट्रेनर्स को लाने वाले हो? सिंथिया बोलती है कि यहाँ पर सबसे पहले तो सारे चैंपियंस आ जाएंगे एंड उसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स, फॉर एग्जांपल टोबियास और पॉल भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि एटोरा रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर्स को अच्छी टक्कर दे सकते हैं एंड इसके बाद हम सब मिलकर एटोरा रीजन के पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करेंगे और हेक्टर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ब्रॉक बोलता है, ये तो अमेजिंग है, मैंने इससे पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था, हमें जरूर ऐसा करना चाहिए। सिंथिया बोलते हैं, तो ठीक है, मैं दूसरे वर्ल्ड में जा रही हूँ और सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को इकट्ठा करके इस वर्ल्ड में लेकर आ जाऊंगी एंड इसमें तुम, ब्रॉक, मिस्ट्री, सैना और रेड को भी हमारी हेल्प करनी होगी। ऐश शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना होगा? सिंथिया बोलती है, हाँ बिल्कुल। ऐश बोलता है, पर मुझे तो ये बताया गया था कि हम एक बार इस वर्ल्ड में आ जाते हैं तो ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। सिंथिया बोलती है, बट मेरे पास अलग ट्रिक्स है, शायद मेरी ट्रिक काम आ जाए। ट्राई करने में क्या जाता है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रेड एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, वहीं पर सिंथिया अपने ट्रिक का यूज करती है। ये ट्रिक काम तो कर जाती है, बट सिर्फ और सिर्फ सिंथिया के लिए। सिंथिया ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाती है, वहीं पर बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एटोरा रीजन में ही रह जाते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से डर जाते हैं। ऐश बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा के लिए इसी वर्ल्ड में रह जाएंगे? ब्रॉक बोलता है, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट मुझे ये पता है कि सिंथिया दोनों वर्ल्ड में आ जा सकती है। उसके पास ये यूनिक एबिलिटी है जिसके चलते हमें हेल्प मिल सकती है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब सबको सिर्फ और सिर्फ सिंथिया का वेट करना था। ब्रॉक बोलता है कि सिंथिया का वेट करते हुए हमें थर्ड क्वेस्ट के बारे में जान लेना चाहिए। रेड बोलता है, थर्ड क्वेस्ट और सिक्स्थ क्वेस्ट काफी ज्यादा यूनिक होते हैं, ये पोकेमॉन बैटल से रिलेटेड नहीं होते। ऐश बोलता है, क्या, तो फिर ये कौन से क्वेस्ट होने वाले हैं? रेड बोलता है, वो तो एक सरप्राइज है जो कि हमें आगे जाकर ही पता चलेगा, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये किसी भी तरह का टूर्नामेंट हो सकता है। यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स के बाकी स्किल्स को भी टेस्ट किया जाता है, जो पोकेमॉन ट्रेनर बैटल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ पर आकर हार सकता है। ऐश बोलता है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ थर्ड क्वेस्ट के लिए। तभी वहाँ पर एजे आता है और बोलता है, ऐश और रेड, तुम दोनों को ही कंपटीशन के बीच में 2 फॉसिल्स मिले थे, क्या तुम उनको बाहर निकाल सकते हो? रेड और ऐश दोनों ही अपने अपने फॉसिल को बाहर निकालते हैं। रेड का फॉसिल बिल्कुल एक नॉर्मल फॉसिल की तरह दिख रहा था, बट वहीं पर ऐश का फॉसिल काफी ज्यादा अलग दिख रहा था बाकी फॉसिल से। ये एक ब्लू कलर का फॉसिल था जो कि ग्लो कर रहा था। एजे बोलता है, ये क्या, मैंने ऐसा कोई फॉसिल आज तक अपने जर्नी में नहीं देखा है। ब्रॉक बोलता है, वेट, मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये डेफिनेटली किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का फॉसिल है। ऐश बोलता है, बट तुम्हें कैसे पता? रेड रिप्लाई करता है कि मैंने कैंटो रीजन के सारे 151 पोकेमॉन्स को कैच कर रखा है, जिसमें कैंटो के फॉसिल पोकेमॉन भी शामिल हैं, जैसे कि एरोडैक्टाइल, ओमस्टार और कबूटॉप्स। कबूटॉप्स और ओमस्टार का फॉसिल बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो कि ब्राउन कलर का एक रॉक की तरह होता है, बट वहीं पर एरोडैक्टाइल का फॉसिल यूनिक होता है, तुम्हारे फॉसिल से सिमिलर। ये बिल्कुल एक ग्लास की तरह दिखता है, बट इसका कलर ऑरेंज होता है, ना कि ब्लू। जब ये फॉसिल मुझे सबसे पहली बार मिला था, तब मुझे लगता है कि मैंने कोई मिस्टीरियस पोकेमॉन का फॉसिल ढूंढ लिया है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ब्रॉक बोलता है कि एक्चुअली में एरोडैक्टाइल सबसे स्पेशल फॉसिल पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो का, क्योंकि ये काबूटॉप्स और ओमस्टार के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में ये इकलौता ऐसा फॉसिल पोकेमॉन है जिसके पास मेगा एवोल्यूशन है। मिस्ट्री बोलती है कि क्या इसका मतलब ऐश का फॉसिल पोकेमॉन भी स्पेशल हो सकता है? ऐश अपने फॉसिल की तरफ देखता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि ऐश का फॉसिल पोकेमॉन स्पेशल हो, बट हमें एटोरा रीजन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। एजे बोलता है कि हमें एक फॉसिल सेंटर ढूंढना होगा जहाँ पर इन फॉसिल को रिवाइव किया जाए।
मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि इनमें कौन से फॉसिल पोकेमॉन निकलते हैं और वो कौन से टाइपिंग के होते हैं। ऐश को ऑम्नोगॉन भी उस फॉसिल को पकड़ता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। एजे बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है। ऐश बोलता है वेल टास्क कंप्लीट करते हुए मुझे एक एग मिला था एंड उसी में से ऑम्नोगॉन बाहर निकला है। ये एक मिस्टीरियस पोकेमॉन है जिसको एटो रीजन का पोकेडेक्स और ओरिजिनल वर्ल्ड का पोकेडेक्स दोनों आइडेंटिफाई करने में फेल हो गए थे। एजे ऑम्नोगॉन को टच करने जाता है पर तभी ऑम्नोगॉन अपने टेल का यूज करके एजे के ऊपर अटैक कर देता है। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसी ने मुझे फर्स्ट क्वेस्ट जिताया था। बात करते हुए सुबह हो जाती है और अभी तक सिंथिया लौटकर वापस नहीं आई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। रेड बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, हम सिंथिया की हेल्प से यहाँ पर आए थे, अगर वो यहाँ पर वापस नहीं आ पाती है तो हम भी यहाँ पर फंस जाएंगे। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सिंथिया का वेट कर रहे होते हैं। ऐश और सारे हिडन विलेज के लोग सिंथिया के वापस आने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सिंथिया ओरिजिनल वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी, जहां पर वो ऐश के बारे में सारी स्टोरी बताकर पोकेमॉन ट्रेनर्स को कलेक्ट कर रही थी। पॉल और टोबियास एग्री कर जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए, बट अभी भी सिंथिया को और पोकेमॉन ट्रेनर्स ढूंढने थे। रेड बोलता है कि जब तक सिंथिया यहाँ पर वापस नहीं आ पाती तब तक हम तीसरे टास्क के लिए नहीं जा सकते। सिंथिया को जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आना होगा बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को लेकर। धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है। 10 दिन बाद रेड, ऐश और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ बैठे होते हैं। अभी भी सिंथिया वापस नहीं आई थी। रेड बोलता है कि थर्ड क्वेस्ट को स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्या हमें सिंथिया का वेट करना भी चाहिए या फिर नहीं। मिस्टी बोलती है कि हमें थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, बट हम इसके लिए क्वेस्ट को दाव पर नहीं लगा सकते। अगर क्वेस्ट चालू हो जाता है तो हमें थर्ड क्वेस्ट के लिए जाना होगा। बात चली रही होती है कि तभी पूरा हिडन विलेज शेक होना स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। वहाँ पर एक काफी बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है। कैमरन बोलता है लगता है बाकी सारे एटो रीजन के लोगों को हिडन विलेज के बारे में पता चल चुका है। रेड इस बात से डिसएग्री करता है। वो बोलता है कि मुझे ये कोई और चीज लग रही है। तभी उस पोर्टल से सिंथिया बाहर आती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली सिंथिया वापस आ चुकी थी, बट उसके साथ कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं दिखाई दे रहा था। ऐश बोलता है सिंथिया तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ पोकेमॉन ट्रेनर्स भी वापस आने वाले हैं। सिंथिया बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपने साथ लेकर आई हूँ एंड वो एक एक करके आते ही होंगे। तभी पोर्टल से पॉल बाहर आ जाता है। पॉल ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये वर्ल्ड ओरिजिनल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग दिख रहा था एंड यहाँ पर उसके वर्ल्ड के भी कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जैसे कि कैमरन, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना। सभी लोग पॉल का वेलकम करते हैं। पॉल उठने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर टोबियास आकर गिर जाता है। वो बोलता है क्या यहाँ पर आने का कोई और मेथड नहीं था, मैं पोर्टल से काफी ज्यादा मुश्किल से बाहर आया हूँ। इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बाहर आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि सिंथिया ने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पोकेमॉन ट्रेनर्स की बात करी थी जैसे कि पॉल, टोबियास और चैंपियंस। सिंथिया बोलते हैं कि मेरा यहाँ पर कुछ ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को लाने का प्लान था, बट हमारे वर्ल्ड के लोग काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। जैसे उन्होंने तुम्हारा नाम सुना वो बोलते हैं कि हम ऐश को सपोर्ट करना चाहते हैं और हम भी दूसरे वर्ल्ड में जाएंगे। साथ में वो यहाँ के लीग में पार्टिसिपेट करके यहाँ के चैंपियन भी बनना चाहते हैं, यानी कि ये तुम्हारे लिए कंपटीशन भी होगा। इनमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर शामिल थे जैसे कि लियोन, डायंथा, लैंस, स्टीवन, आइरिस, लाइसेंडर, प्रोफेसर कुकुई, अलान एंड और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स। ऐश प्रोफेसर कुकुई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्रोफेसर कुकुई पे बोलते हैं कि ऐश मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा आगे आ जाओगे, तुम दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हो और मैंने सुना कि तुमने 2 टास्क भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनने वाले हो, पर ये नहीं पता था कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। ऐश बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। वो एक एक करके सारे पोकेमॉन ट्रेनर से मिलता है जो कि इस वर्ल्ड में ऐश की हेल्प करने आए थे, बट उनमें से एक लाइसेंडर भी था जो कि ऐश का फ्रेंड नहीं था बल्कि एक एविल मेंबर है। वो ऐश के साथ हाथ भी नहीं मिलाता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि लाइसेंडर यहाँ पर क्यों आया है, बट वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सिंथिया बोलती है अब क्योंकि यहाँ पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आ चुके हैं तो हम बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। हम सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को अलग अलग डायरेक्शन में जाना है। एटो रीजन के पोकेमॉन्स को कैच करना है ताकि हम यहाँ के पोकेमॉन ट्रेनर्स का लेवल मैच कर पाए एंड फिर उन्हीं पोकेमॉन्स का यूज करके क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तुम अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का भी यूज कर सकते हो ओरिजिनल रीजन के। अगर कोई क्वेस्ट में हार जाता है तो उसको दोबारा अटेम्प्ट देना होगा। किसी भी तरह से सबको पोकेमॉन लीग में पहुंचना है, एक दूसरे से कम्पीट करना है और इतने सारे लोगों में मुझे पूरा भरोसा है कि कोई ना कोई पोकेमॉन ट्रेनर हेक्टर तक जरूर पहुंचेगा एंड वही ऐश के पोकेमॉन्स को वापस लाएगा। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ आ जाते हैं और एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि वो हेक्टर के पास पहुंचेंगे और ऐश के पोकेमॉन्स को वापस जरूर लाएंगे। अपने फ्रेंड्स का इतना ज्यादा सपोर्ट देखकर ऐश बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कोई बात नहीं ऐश, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर तुम्हारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को जरूर वापस लाने वाले हैं। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स को ऐश थैंक यू बोलता है। रेड बोलता है कि सिंथिया तुम काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो, ट्रेनर्स को इस वर्ल्ड में लाने के लिए तुमने 10 दिन वेस्ट कर दिए और अब थर्ड क्वेस्ट कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हमें जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। सिंथिया बोलती है ऑल राइट, अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग अलग हो जाए एंड सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपनी इंडिविजुअल जर्नी करनी है। सबका एम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करके उसको जीतना होगा, जिसके बाद तुम लीग विनर बन जाओगे।
इसको हमारे रीजन के किसी पोकेमॉन लीग की तरह ट्रीट करो। तुम्हारे सामने कोई भी आता है तुम्हें उसको डिफीट करना है, चाहे वो ऐश या फिर मैं ही क्यों ना हूँ। सारे पोकेमॉन ट्रेनर समझ जाते हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। एजे बोलता है ये सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एटोरा रीजन में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। सिंथिया बोलती है सारे वेल एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को ही लेकर आई हूँ। हाँ, बेशक उनके पोकेमॉन्स वीक हो सकते हैं एटोरा रीजन के पोकेमॉन के मुकाबले, बट फिर भी वो लोग यहाँ पर सरवाइव करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अब वहाँ से जा चुके थे। सिंथिया बोलते हैं कि अब हमें भी क्वेस्ट के लिए निकलना चाहिए। सिंथिया, ऐश, रेड, कैमरन और एजे सभी लोग हाथ मिलाते हैं एंड अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं अगले क्वेस्ट के लिए। सब अलग अलग टाउन के लिए एम करते हैं, बट इनमें सबसे आगे ऐश ही था क्योंकि वो थर्ड क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहा था। ब्रॉक अपने मैप को बाहर निकालता है और बोलता है वेट, अगले टाउन में जाने का रास्ता तो थोड़ा यूनिक है बाकी टाउन्स के मुकाबले। मिस्टी बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। ब्रॉक बोलता है कि अगर हम अगले टाउन में पैदल जाते हैं तो हमें कम से कम 20 दिन लगने वाले हैं, तब तक थर्ड क्वेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा। ऐश बोलता है क्या 20 दिन, ये तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, क्या यहाँ पर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। ब्रॉक बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाने का एक और रूट है एंड वो एक ट्रेन का यूज करके होगा। अगर हम इस ट्रेन के थ्रू उस टाउन में जाने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐश बोलता है ठीक है, तो कंफर्म हो चुका है कि हम ट्रेन से ही जाने वाले हैं। ब्रॉक बोलता है बट वेट करो। ऐश ब्रॉक की बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी ऐश के पीछे आते हैं। आगे बढ़ते हुए उनको ट्रेन के ट्रैक्स दिख जाते हैं एंड वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ पर लिखा था द फैंटम एक्सप्रेस। ये ट्रेन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चलती है एंड किसी को भी नहीं पता कि ये कब चलने वाली है। सैना बोलती है कि अगर ये ट्रेन पूरे साल में एक बार चलती है तो इसके काफी कम चांस होंगे कि हमें ये ट्रेन मिल जाए। ब्रॉक बोलता है कि मैं यही बताना चाहता था बट ऐश काफी जल्दी में था इसीलिए मैं ये बात नहीं बता पाया, और अब जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हम वापस नहीं जा सकते। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें ट्रेन का ही वेट करना होगा एंड अगर हम लकी होते हैं तो हमें ट्रेन मिल जाएगी। सभी लोग ट्रैक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे रात होते जाती है। किसी को भी ट्रेन का नाम और निशान देखने को नहीं मिलता। सैना बोलते हैं कि लगता है हम फंस चुके हैं। सभी लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं एंड वहाँ पर मिस्टी बोलती है कि ऐश को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, हम अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का भी यूज कर सकते थे उस टाउन में जाने के लिए। ब्रॉक बोलता है कि वो भी एक सही तरीका नहीं होता। तभी उन सभी लोगों को ट्रेन का साउंड सुनाई देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने जगह से उठ जाते हैं और सभी लोग ट्रैक के पास जाते हैं एंड वहाँ पर एक ट्रेन थी। सभी लोग ट्रेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो ट्रेन ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास आकर रुक जाती है। ऐश बोलता है हमें ट्रेन में चढ़ना चाहिए। मिस्टी बोलते है कि बट मुझे अजीब लग रहा है, ये ट्रेन अचानक से यहाँ पर कैसे रुक गई जबकि ये कोई स्टेशन भी नहीं है। ऐश बोलता है कि हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, हम सबको ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। ऐश को फॉलो करते हुए सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ये एक ओल्ड फैशन ट्रेन थी जो कि स्टीम इंजन से चलती थी। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। बट सब लोग नोटिस करते हैं कि ट्रेन ज्यादातर खाली थी। यहाँ पर कुछ ही लोग बैठे हुए थे एंड वो लोग ने भी बड़ी कोट्स पहनी हुई थी, उनका फेस भी हैट से ढका हुआ था।